हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अडोलसेंस वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। मूवी की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है। जेम माइलर, जो कि एक 13 साल का लड़का है, अपने घर पे होता है और अचानक उसके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट होती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ी होती है पुलिस। डीएल लुके बेस्कॉम्ब और डीएस मिश्रा फ्रैंक अंदर आते हैं। बिना ज़्यादा कुछ कहे वो जेम को मर्डर के संदेह में अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेम की माँ एलन घबरा जाती है और पिता एडी, जो समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ है। घर का माहौल पूरी तरह से तनाव में बदल जाता है। पुलिस जेम को हथकड़ी लगाकर वैन में ले जाती है। उसके बाद पुलिस जेम को थाने में ले आती है, जहां उसका फिंगरप्रिंट, ड्रग टेस्ट, मेडिकल चेकअप सब कुछ किया जाता है। उसे बताया जाता है कि वो एक अप्रोप्रिएट अडल्ट चुन सकता है और जेम अपने पिता एडी को चुनता है। एडी अब उसका लीगल सपोर्टर बन जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेम को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। पुलिस वाले बहुत संयम के साथ उससे सवाल पूछते हैं। वो उससे ये 3 सवाल पूछते हैं। क्या तुम केटी लियोनार्ड को जानते हो? तुमने उसके साथ आखिरी बार कब बात की थी? तुम्हारे फ़ोन में मिले कुछ मैसेजेस और इंस्टाग्राम कमेंट्स का क्या मतलब है? जिम हर बात को इनकार करता है। उसका चेहरा मासूम दिखता है, लेकिन पुलिस की निगाहें शक से भरी होती हैं। अब पुलिस जेम से इंस्टाग्राम अकाउंट का जिक्र करती है, जहां उसने कई लड़कियों की फ़ोटो पर अश्लील कमेंट किए थे। पुलिस को शक है कि जेम इंटरनेट के मोनोस्फेयर ग्रुप से प्रभावित है। जेम कहता है कि उसने तो वो सब मजाक में किया था, लेकिन पुलिस गंभीर है क्योंकि मामला एक क्लासमेट की हत्या का है। अब इस एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ आता है। पुलिस जेम और एडी को एक सीसीटीवी वीडियो दिखाती है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जेम एक कार पार्किंग में केटी लियोनार्ड के पीछे जा रहा है और फिर उसे चाकू से हमला करता है। यह सब जेम खुद देख रहा होता है। उसका चेहरा धीरे धीरे डर, गिल्टी और सदमे से भर जाता है। एडी, जो अब तक जेम के बचाव कर रहा था, वो भी टूट जाता है। उसका बेटा वाकई में वो कर चुका है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह सब देखकर जेम जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस गुस्से में था। एडी उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तू मेरा बेटा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं तुझे पहचानता भी हूँ या नहीं। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे की ओर देख रहे थे और फिर एडी उसे कसकर गले लगा लेता है और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कहानी 3 दिन बाद शिफ्ट हो जाती है, जब कैटी की हत्या के बाद स्कूल में एक समागम स्थल बनता है। डीआई लूके बेस्कॉम्ब स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। उसका बेटा एडम भी वहीं पढ़ता है। बेस्कॉम्ब एडम को कहता है कि वह आज कक्षा में रहेंगे, लेकिन कोई टेंशन ना ले। बेस्कॉम्ब और डीएस फ्रैंक स्कूल के अंदर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि छात्र जेम और कैटी के बारे में बात कर रहे हैं। रियान कहता है कि शायद जेम ने वो किया है, जबकि टॉमी चुप है। एडम अपनी क्लास में चिढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे उसके बॉक्स पर कचरा फेंक रहे हैं। उन्होंने जेड के क्लासरूम में पूछताछ की कोशिश की। जेड का गुस्सा साफ झलकता है। वो कहती है कि पुलिस का रवैया केट जैसी मर चुकी लड़की की बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों है, फिर तुरंत उठकर चली जाती है। पुलिस छात्रों को बताती है कि अगर उन्हें हत्या की कोई जानकारी या कोई हथियार मिलता है तो तुरंत रिपोर्ट करे। बीच में अचानक स्कूल अलार्म बजता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स को बाहर लाया जाता है। जिसके बीच चौस चलता है, पढ़ाई ठप हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बाहर निकलते ही जेड रियान को मोहल्ले में घुसकर मारती है। वो कहती है कि जेम के दोस्त ने कैटी की मौत में रोल अदा किया है। पुलिस उसे अलग ले जाती है और फिर सारा ध्यान रियान की तरफ चला जाता है। बैकअप क्लासरूम से निकलते हैं। एडम उससे कहता है कि वो पहले ही समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो इमोजीज केट ने जेम के पोस्ट पर भेजे थे, उसका मतलब इंकल कहलाता है। बैकअप धीरे धीरे एक नए मोटिव से गहराई से परिचित होता है। बास्कोम्ब और फ्रैंक रेयान से फिर से पूछताछ करने लगते हैं। रेयान, जो कि एक बच्चा है, तुरंत भागने लगता है।
बास्कॉम उसके पीछे दौड़ता है। रेयान भागता हुआ काफ़ी आगे तक निकल जाता है। अंत में रेयान थक कर रुकता है और स्वीकार करता है कि उसने ही जेम को छोटी सी धमकी वाली नाइफ दी थी। वह यह नहीं जानता था कि जेम उसका इस्तेमाल हत्या के लिए करेगा। रेयान गिरफ्तार कर लिया जाता है। एपिसोड के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी माइलर चोरी छिपे और दुखी मन से कैटी की स्मृति पे फूल चढ़ाती हैं। अब मैं आपको एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की शुरुआत 7 महीने बाद से होती है, जब जेम एक जूनिवल साइकियाट्रिक ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया है। एक शांत, नियंत्रित, काली सफ़ेद रूम में, जहां क्लिनिकल साइकियोलॉजिस्ट ब्रायनरी एडिसन उसे 5 स्तरों में असेस करेंगी। वहां का वातावरण बहुत गंभीर होता है। ब्रायनरी चेहरे पर प्रोफेशनल कंपोजर बनाए हुए आती है, लेकिन जगह के माहौल में एक अजीब से तरह का सन्नाटा होता है। ब्रायनरी जेम के लिए हॉट चॉकलेट लाती है, ऊपर छोटे मैशमेलोज और चीसी पिकल सैंडविच भी रखती है। शुरुआत में माहौल हल्का, ऑलमोस्ट पूरा फ्रेंडली होता है, जैसे कोई स्कूल काउंसलर मिलने रही हो, जबकि असल में यह इंटेंस इंटेरोगेशन सेशन है। धीरे धीरे ब्रायनरी जेम से सवाल करने लगती है। वह उससे ये 3 सवाल पूछती है। लड़कों में मैस्कुलैरिटी क्या होती है तुम्हारे लिए? कैटी के बारे में तुम क्या सोचते हो? और क्या रिजेक्शन ने तुम्हें चेंज कर दिया? जेम इनिशियली विनम्र और बचपन भरा जवाब देता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्दों में कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन झलकने लगती है। बातचीत की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। जेम अचानक गुस्सा करता है, उठकर खड़ा हो जाता है। वो चेयर फेंकता है और ब्रायनरी को प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करता है। ब्रायनरी बहुत संभल कर लेकिन इंटरनली झटके महसूस करते हुए बैठी रहती है, और फिर एक सिक्योरिटी ऑफिसर दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ब्रायनरी के क्वेश्चंस और सख्त होने लगते हैं। जेम एक एक करके अपनी अज्ञानता के उलझे मोटिव्स खोलने लगता है। वो कहता है कि केटी ने टॉपलेस फोटोज भेजा, उसे स्कूल में फैलाया गया, उस पर सोशल रिजेक्शन की नोकू झोंकू होती है। जेम का प्राइड टूटता गया और वह रिवेंज मोटिव में शिफ्ट हो गया। अंत में जेम खुद ही स्वीकार करता है कि उसने केटी को फॉलो किया और नाइफ से हमला किया, लेकिन तुरंत भागने की कोशिश करता है। जब जेम ये पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, ब्रायनरी जवाब देने से इनकार कर देती है। जेम को ऐसा लगता है कि वह रिजेक्शन फेस कर रहा है और वह फिर से गहराई से गुस्सा कर जाता है। ब्रायनरी अंत में सेशन ख़त्म करती है और कमरे से निकलते समय आंखों से आंसू लिए खड़ी होती है। एक वीक ह्यूमन मूवमेंट जिससे उसकी इमोशनल टोल झलकती है। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। इस वेब सीरीज़ के चौथे और आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेम को गिरफ्तार हुए अब 13 महीने हो चुके हैं। वो सुबह कुछ अच्छा महसूस करता है। मैंडा एक खास नाश्ता तैयार करती है, ब्लैक पुडिंग सहित, जो कि एक सेलिब्रेशन की तरह लगता है, लेकिन बाहर का माहौल उसे चिढ़ा रहा होता है। एडी की वैन पर कुछ लड़कों ने नॉन्स, जिसका मतलब बदनाम करने वाला होता है, लिख दिया था। एडी, मैंडा और उसकी बेटी लिसा वैन की सफाई करने हार्डवेयर दुकान पहुंचते हैं। वहां एक कर्मचारी जेम के मामले का जिक्र करता है। एडी और उसका परिवार शर्मसार खड़े हो जाते हैं। दुकान से निकलते समय एडी को वह लड़के दिख जाते हैं। उसको गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उनको धमकाता है और फिर पेंट कैन फेंक कर वैन को और ख़राब कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्राइव के बीच अचानक एडी का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन जेमी का होता है, जो कि उसे बर्थडे विश करता है। फिर वह बताता है कि वो गिल्टी प्ली देने वाला है, जो कि एक बड़ी और स्थायी घोषणा होती है। मैंडा और एडी के बीच गहरी बातचीत होती है। वह एक दूसरे से कहते हैं कि क्या हमने अपने बेटे की फीलिंग्स को समझा। ऐसे ही कई बातें उनके बीच होती हैं। वह खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन बाद में वो समझते हैं कि इस बात का या फिर इन सवालों का उत्तर ढूंढना असंभव है। एपिसोड के लास्ट सीन में खामोशी में केवल एडी की हल्की आहट होती है। वह जेम के कमरे में जाता है, वह कमरा जहां से कहानी शुरुआत होती है। वह जेम का टेडी बियर लगाता है, उसे चूमता है और आंसुओं के साथ कहता है, माफ़ कर दो बेटा। इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।